शहजाद, ब्रेक से पहले मेमल ने एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि बेशक ये चीज़ डिबेटेबल है कि सियासतदानों की तरफ से इस तरमीम में अदालती मामलात में ओवररीच हुआ है, लेकिन एक बड़ा अहम फैक्टर ये कि सियासतदानों की कम अज़ कम कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो हो सकती है। देखिए, मकसद क्या था? मकसद आपका ये था, और जो मिसालें दी गई कि हमारी जुडिशरी बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज है, उसने सियासी फैसले दिए हैं, वज़ीर आज़म को घर भेजा है, तो ये जो इतना जो सियासत में घुस गई हमारी अदालत, उसको हमने गैर सियासी बनाना है। जब बेंचेस भी सियासतदान बैठ के बना रहे होंगे तो मुझे जरा समझाइए कि कैसे इस इदारे में से सियासत खत्म होगी। और खासतौर पे आजकल के माहौल में अलीना, जहां पे आपको पता है कि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, ये दो फैसले अगर याया आफरीदी साहब ने इस हुकूमत के खिलाफ दे दिया, आपको पता है कि क्या हाल होगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, एक 12 जुलाई का फैसला ही है ना मंसूर अली शाह साहब का। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ थे। 6 जजेस ने खत लिखा, उस पर वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ थे। मतलब कितने, आपको तो यहाँ पे दर्जनों केसेस मिल जाएंगे जिसमें चाहे बेंचेस की तश्कील हो या जो एक तकसीम थी उसमें काजी फाइज साहब के साथ खड़े होते थे वो। लेकिन एक फैसला हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ 12 जुलाई का। तो अगर याया आफरीदी साहब ने भी 1-2 फैसले दे दिए हुकूमत के खिलाफ, तो फिर पता नहीं क्या प्लान भी के लिए तैयार हो जाएगी हुकूमत। तो इसलिए ये जो है ना, ये हुकूमत अगर चाहती थी कि इसको गैर सियासी बनाए, मेरे ख्याल से इस हद तक फिर सियासतदानों की से उसमें नहीं होनी चाहिए थी। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में हो सकती है, बेंचेस की तश्कील के हवाले से नहीं हो सकती। और जुडिशियल अपॉइंटमेंट और चीफ जस्टिस की जो सीनियरिटी है, उसमें भी एक तो मेरी नजर में सीनियरिटी प्रिंसिपल कायम रहना चाहिए था, क्योंकि इससे आगे जाके आपकी सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। दूसरा, अगर आपने करना भी था तो जो पार्लिमानी कमेटी थी उसमें ऑपोजिशन और हुकूमत के बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। ये जो आपने किया है कि पार्लियामेंट्री पोजीशन होगी जिसकी ज्यादा, उसको ज्यादा मिलेंगे नंबर्स, तो उसमें तो हमेशा हुकूमत की जो है वो बढ़ती रहेगी। दूसरा ये कि देखिए, मिसालें दी जाती हैं, चाहे भुट्टो साहब की फांसी हो, गिलानी साहब का निकलना हो, को डिस्क्वालीफाई करना हो, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना हो। क्या हमारी अदलिया इतनी ताकतवर थी या जजेस इतने ताकतवर थे कि अकेले वो काम कर गए थे? ऐसा तो नहीं था, आपको पता है। ताकतवर हल्के उनके साथ थे जिस बुनियाद पे वो फैसले उन्होंने दिए। और जब नहीं होते ताकतवर हल्के सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो आपको पता है क्या हाल होता है। जस्टिस बंदियाल साहब वाला हाल होता है कि 90 दिन में इलेक्शन का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई नहीं मानता। तो अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं ये जजेस सियासी थे और हमने इसको तरमीम ला के हमने इसको तब्दील कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। हर इदारे को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, हुकूमत को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा, जो ताकतवर इदारे हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप इंपोज करते रहेंगे अपने फैसले उन पे, तो कोई ना कोई जो कमजोर जजेस होंगे या जो बायस जजेस होंगे वो आपके साथ आके मिल जाएंगे। मेमल, जवाब देना चाहेंगे? जी लीना, देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सियासतदानों को पता नहीं है कि बहुत सारी चीजें जो हैं उनके गले नहीं पड़ेंगी। आपको याद होगा उसी दिन गिलानी साहब का एक जो शॉट था वो काफी वायरल भी हुआ, जिसके अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि सियासतदानों के गले चीजें पड़ जाती, तो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की जो है उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा मैंने रिस्टोर किया था और देखो फिर मेरे साथ ही क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सियासतदानों को पता नहीं है कि उनके साथ जो है वो क्या चीज होती है। और ये बात दुरुस्त है कि एक पोलराइजेशन जरूर है, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मैंने आपको पहले भी लीना बताया था और हम इस प्रोग्राम में डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक तो ये फैसला है, लेकिन दूसरा जो उनकी एक प्राइवेट गैदरिंग में जो उनकी बात हुई और उस बात को जिस तरीके से फिर वो रिपीट भी हुई, पता चला गवर्नमेंट को कि क्या बात वहां पर हुई थी। और मैंने तो खैर उस पर कहा था कि एक प्राइवेट गैदरिंग की चीज के ऊपर आपको ये वाला फैसला नहीं लेना चाहिए कि आप उसकी वजह से उनको चीफ जस्टिस एलिवेट ना करें, लेकिन ये हुकूमत ने उस चीज को बहुत सीरियसली लिया। और उसके अलावा भी कुछ जो है उनके सर्कल में से या उनकी फैमिली में से भी कह ले कोई इस तरह की एक आधी बात इस तरह की हुई है कि जिसकी वजह से जो रिपीट हुई, तो फिर उसकी वजह से एक गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट बन गया। और फिर रिजर्व सीट जजमेंट का मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 3 मई को आजम साहब जो इन गुड फेथ गए, उन्होंने जाकर आजम तारड़ साहब ने बात की और 6 मई को जो है पेशावर हाईकोर्ट वाली चीज कर दी जस्टिस साहब ने। और फिर वो जो हुकूमत का ये कहना है कि इतनी जल्दी क्या थी, और फिर रिजर्व सीट का जो फैसला आया उससे हुकूमत जो है वो इख्तलाफ करती है। हम उसके साथ एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हुकूमत की बात करी तो जो ट्रस्ट डेफिसिट था लीना, वो इस वजह से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह पे अनफॉर्चुनेटली हुआ। अच्छा, तो इसको तो ट्रस्ट डेफिसिट तो ये हुकूमत कह रही है ना कि हमारा एतमाद वहां से उन पे उड़ गया। आप इसको दूसरी तरफ से भी तो देख सकते हैं, क्या हुकूमत चाहती थी कि उनकी सीटों का तहफ़्फ़ुज़ हो जो मंसूर अली शाह साहब देने के लिए उनको तैयार नहीं थे। तो ये हुकूमत के वर्जन पे तो हम नहीं रिलाई कर सकते ना। मैं आपको वैसे बताऊं कि इसके अंदर तो लीगल फ्रेटर्निटी ये कहती है कि ये होना नहीं था कि जो हुकूमत समझ रही थी कि इतना आगे जाकर चीज करनी थी। अमेंडमेंट देखिए, आपको ये देखने की जरूरत है अलीना कि अमेंडमेंट दुरुस्त है या नहीं, कि अगर आपका सियासी मुखालिफ ये काम कर रहा होता तो क्या आपको एक्सेप्टेबल होता?
यही पीटीआई अगर इकदाम ले रही होती तो क्या नून लीग, और कोई बैद नहीं है कि अगली हुकूमत पीटीआई की हो और वही इन सारी चीजों से वो करे। आप जजेस के बेंचेस भी बनाए, क्या नून लीग ये इख्तियार पीटीआई को देती जब वो पावर में थे? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं देती। तो सियासतदानों को, सियासी जमातों को वाकई अगर अपने इस जो कहते हैं ना कि जो आइन, जो इदारा है वो अपने हदूद में रहे, उनको इस तरीके से देखना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं दूसरा करता तो हमें हजम होता है या नहीं होता। अलीना, इसको इसी तरीके से जो कहा जाता है ये कि कुछ लोगों के लिए ये पॉलिटिकल ओवर रीच है और कुछ लोगों के लिए डेमोक्रेटिक ओवरसाइट है। जो शहजाद बात कर रहे हैं ना, इसको इस तरीके से अगर देख लिया जाए तो सवाल हमारा यही था ना, फ्रेश टेक सवाल हमारा एग्जैक्टली यही था, सवाल हमारा एग्जैक्टली यही था जिससे हमने शुरू किया था। और आपने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक ओवरसाइट है तो वो जस्टिफाइड है। शहजाद कह रहे हैं एब्सोल्युटली ओवर रीच है, किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। नहीं अलीना, मैंने तो इसको पहले कहा कि अमेंडमेंट्स में ओवर रीच है। आपको पता है कि मेरा अमेंडमेंट्स के ऊपर क्या टेक है। मैंने ये भी कहा था कि प्राइवेट गैदरिंग की वजह से इस तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम हम सियासतदानों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने हमने देखा है पिछले 15 साल में जुडिशरी ने क्या क्या नहीं फैसले किया। हमने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन क्या हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सके? आप मुझे बताएं, पिछले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने से मतलब साकिब निसार हो जाए, बंदयाल हो जाए, खोसा साहब हो जाए और लोग हो जाए, इनकी जो इफ्तिखार चौधरी हो जाए, इनको हम इनमें से कौन अकाउंटेबल ठहराया गया अभी तक? क्या इनके साथ वो इनके फैसलों की वजह से क्या चीज, कुछ चीज चलो रिवर्स होगी, क्या हो गया, लेकिन जो नुकसान हुआ है, क्या उसके माजी का जो नुकसान हुआ है, सियासत का जो नुकसान हुआ है, इस मुल्क का जो नुकसान हुआ है, मईशत का जो नुकसान हुआ है, क्या उसको कोई आप कर सके? उसको खत्म नहीं कर सके। माजी के जजेस से जिन लोगों ने मिलकर उनके साथ काम किया उनका हो गया एहतसाब? बिल्कुल, उनका भी एहतसाब नहीं हुआ। यही बात है शहजाद, मैंने पहले भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट हो या जुडिशरी हो, यानी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो या जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट हो, क्या इन दोनों का हिसाब हो सकता है? क्या इन दोनों को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है कि इनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, इनके मैनिपुलेशन की वजह से हम जिस नहज पे पहुंचे हैं? कम से कम हम सियासतदानों को, सर मैं ये जरूर समझती हूँ कि वो जब ओवर रीच करेंगे, हम उनको यहाँ पर उनको एक्चुअली बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज में उन्हें कहा जाएगा। दूसरों पे तो थोड़ा सा जो है ना पर भी जलते हैं बात करते हुए। बट एक्चुअली ये हो भी सकता है प्रैक्टिकली, कैसे उनकी अकाउंटेबिलिटी? क्योंकि एक तो सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी का तरीका है ना इलेक्शंस, उसके ऊपर क्या होता है हम सबको पता है। दूसरी अकाउंटेबिलिटी का तरीका क्या सिर्फ मीडिया सख्त अल्फाज कह लेगा? मैंने आपको भी एग्जांपल दी है कि देखें आप 15 सितंबर वाला ड्राफ्ट देखें और आप जो अब हुआ है तो इसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप मिलाएं तो मतलब वो कितना खौफनाक किस्म का ड्राफ्ट था। उसको तो ये साफी साहब ने बताया था कि मौलाना साहब ने उसके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस ड्राफ्ट के बारे में। अच्छा, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि ये दावा तो हो रहा है कि उसमें से जो जहर है वो सांप का हमने निकाल दिया, लेकिन ये वाला जो बिल है, अमेंडमेंट्स हैं, ये अभी भी उतनी जहरीली हैं। काम तो एग्जैक्टली वही हुआ है।